आप सबको नमस्कार, मैं धीरज कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का बायोलॉजी का एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम इस वीडियो में इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर के लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो रेप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे, डीएनए के रेप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे। अभी रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। इट मीन्स रेप्लिकेशन इज द कॉपिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंटल डीएनए, इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन। एक हॉलीवुड की मूवी भी है रेप्लिकास, आप अगर मौका मिले तो कभी जरूर देखिएगा। शाहरुख खान भी एक मूवी बनाया था डुप्लीकेट नाम से, तो एक टाइप का वो रेप्लिकेशन ही है। ठीक है, अपने जैसा ही दूसरा बना देना रेप्लिकेशन कहलाता है। पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। अब मेसेल्सन एंड स्टाहल ने 1958 में कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअली क्या है, इसी साल में 1958 में ही टेलर और उनके कलीग्स ने फिशिया फावा पे एक्सपेरिमेंट किया था। फिशिया फावा एक बीन्स होता है, अब बीन्स है, पौधा है, तो वो यूकैरियोट्स होगा। तो यूकैरियोट्स पे सबसे पहले टेलर और उनकी टीम ने किया था, लेकिन उससे पहले उसी साल में मेसेल्सन एंड स्टाहल ने इस एक्सपेरिमेंट को पूरा कर दिया। इसलिए जो इसका श्रेय जाता है वो मेसेल्सन एंड स्टाहल को जाता है। अभी इन्होंने क्या दिया था? एक्चुअली इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव ऑफ रेप्लिकेशन दिया था। अब ये क्या होता है, जैसे कि एनसीईआरटी ने पिक्चर भी दिया हुआ यहाँ पे, जब भी कोई भी जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। 5 to 3 प्राइम एंड होता है इसमें, और 3 से 5 प्राइम एंड होता है। ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है। अब क्या होता है कि जब डीएनए से डीएनए बनता है ना, सबसे पहले क्या होता है, ये जो डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है ना, एक एंजाइम आता है, वो एंजाइम आगे पढ़ने वाले हेलिकेज एंजाइम। एक्चुअली ये ना दोनों स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड है, जो एटीजीसी होता है, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, उसको ये तोड़ देता है। अब जैसे ही तोड़ेगा इस बॉन्ड को, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। अब सेपरेट होने के बाद फिर से ये नया डीएनए बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप देखेंगे तो एक डीएनए से जब 2 डीएनए बनेगा तो उसमें जो दूसरा स्ट्रैंड आएगा ना, वो नया वाला होगा, और जो पहला वाला है वो इसी डीएनए से बना है, इसलिए उसमें ओल्ड स्ट्रैंड ही होगा। यानी कि एक स्ट्रैंड यहाँ पे कंजर्व हो चुका है। अब एक ही हुआ है 2 में से, इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। इसको 1958 में मेसेल्सन एंड स्टाहल ने पहले दे दिया था। अब हम बात करते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है। अब इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ना, बेसिकली इन्होंने अमोनियम क्लोराइड लिया था, N15 लिया था और N14 लिया था। यानी कि जो N15 वाला जो होगा वो हैवी आइसोटोप्स होगा, और जो N14 वाला होगा वो लाइट आइसोटोप्स होगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इन्होंने ई कोलाई पे किया था। ई कोलाई को ना N15 यानी कि अमोनियम क्लोराइड में ना फुल्ली उसके अंदर डाल देते हैं। अब जैसे ही डालते हैं, जो अमोनियम क्लोराइड का जितना भी नाइट्रोजन है वो सारा का सारा नाइट्रोजन अपने अंदर ले लेगा बेस बनाने के लिए। अब जैसे ही वो पूरा ले लेगा तो N15 हो जाएगा, पूरा का पूरा जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो पूरा N15 जैसा हो जाएगा। अब उस N15 में जब N14 डाला जाएगा तो वो क्या करेगा, N14 का सारा नाइट्रोजन लेना शुरू करेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टैंड बनेगा ना, जो दूसरा स्टैंड बनेगा रेप्लिकेशन के दौरान, वो N15 वाला, ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है ये, तो पेरेंटल वाला पहले लेगा, तो N15। और चूंकि ये N14 से सारा मटेरियल उठा रहा है अपने बेस बनाने के लिए, तो दूसरा जो स्टैंड लगेगा वो N14 लगेगा, और दूसरा जो डीएनए बनेगा उसमें भी N15 और N14 बनेगा। अब इसका जब सेंट्रीफ्यूगेशन होगा ना सेजियम क्लोराइड मिला करके, अब इसमें क्या होगा कि इसमें अगर आप देखेंगे तो N15 और N14 और N15 और N14 ये दोनों है, यानी कि हाइब्रिडाइज्ड है ये। फिर अगर आप देखोगे 40 मिनट के बाद, तो 40 मिनट बाद क्योंकि ये दोनों डीएनए का फिर से यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, जब 2 डीएनए का देखेंगे ना, फिर से वापस इसको जब हम N14 में डालेंगे तो N14 का सारा नाइट्रोजन ये शुरू कर देगा लेना। अब यहाँ पे देखेंगे आप N15 N14 एक डीएनए है, दूसरा जो N15 और N14 दूसरा डीएनए है। अब जो पहला वाला डीएनए की बात करते हैं, N15 N14 दोनों अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो स्ट्रैंड है वो ब्रेक हो जाएगा और सेपरेट हो जाएंगे दोनों स्ट्रैंड। और दूसरा वाला के साथ यही कंडीशन हो गया, N15 अलग N14 अलग। अब चूंकि इसको N14 वाले मीडियम में डाला गया है, तो ये N14 का सारा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा अपना नया बेस बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि N14 एक नया डीएनए बनेगा, N14 N15 एक नया डीएनए बनेगा, N14 एक नया डीएनए बनेगा, और N14 और N15 एक नया डीएनए बनेगा। यानी कि 20 मिनट में एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहा है, तो यहाँ पे 2 डीएनए से 40 मिनट लग जाएगा ना 4 डीएनए बनने में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो पहले अगर हम N15 की बात करें, जब ई कोलाई को N15 मीडियम में डाला गया था तो टोटल का टोटल ई कोलाई N15 जैसा हो गया था। सारा का सारा नाइट्रोजन N15 वाला यूज करके तो वो भारी हो गया। चूंकि N15 जो होगा वो भारी होगा, यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ भारी होने के कारण बिल्कुल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया है, बिल्कुल ये नीचे की तरफ आ गया है बेसिकली। और दूसरा वाला अगर देखेंगे
इसमें आप देखेंगे तो हाइब्रिडाइज आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा हाइब्रिड? क्योंकि N15 N14 और N15 N14 यहाँ पे हैवी और लाइट दोनों आ गया है, इसलिए यहाँ पे जो बैंड बनेगा वो बीच में बनेगा। लेकिन वही अगर आप थर्ड केस में देखोगे तो यहाँ पे आपको N14 के 2 बनेंगे और एक N15 बना है और एक N14 बना है। अब चूंकि N14 ये लाइट है तो ये लाइट थोड़ा सा ऊपर की तरफ बैंड बनेगा और इसमें हाइब्रिडाइज वाला भी आ गया है, यानी कि N15 और N14 भी आ गया है, इसलिए यहाँ पे ये हाइब्रिड भी बनेगा। अब हम बात करते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन किया कैसे जाता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा ना, ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। काफ़ी एनर्जी यूज होती है, काफ़ी एनर्जी लगता है, तब जाकर के डीएनए बनता है। और चूंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए जो प्रोसेस होगा वो स्टेप बाय स्टेप में होता है और ये इंजाइमेटिक मेडिएटेड है, यानी कि इसमें इंजाइम लगेंगे। कौन सा इंजाइम लगेगा? अब चूंकि डीएनए बनना है इसलिए डीएनए पॉलीमरेज। आगे हम लोग समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए जब बनता है ना तो वहां पे जो एंजाइम लगता है वो आरएनए पॉलीमरेज लगता है। अब ध्यान से समझिएगा, डीएनए बन रहा है इसलिए डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए से ही डीएनए बन रहा है इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे लगता है। अब देखिए यहाँ पे एंजाइम हो गया। अब ये जो एंजाइम होता है ना, इसकी कुछ खासियत होती है और इसमें कुछ दिक्कत भी होती है। उस दिक्कत को भी हम लोग समझेंगे क्या है। अब ये जो है ना काफ़ी फास्ट काम करता है, इतना फास्ट काम करता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये बोलता है मैं ना 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर लगा दूंगा, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से काम करूंगा। क्योंकि अगर ये एक्यूरेट तरीके से काम नहीं करेगा ना तो डीएनए में म्यूटेशन आ सकता है, और आपको पता है कि जब म्यूटेशन आ जाएगा ना तो बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। इसलिए इसको एक्यूरेट काम करना है और काफ़ी फास्ट काम करना है। कुछ किसको? इसी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। ये तो समझ में आ गई। अब समझते हैं हम लोग कि एक्चुअली में डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले होता क्या है, इसका जो बेसिकली जो डीएनए जो बेसिकली क्या है, वो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिल करके फिर जाकर के डीएनए बनता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड है बेसिकली। इसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड है ना, ये सबस्ट्रेट है, यानी कि यही रॉ मटेरियल है। अब यही रॉ मटेरियल है ना, क्योंकि इसी न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बॉन्ड बना करके डीएनए बनेगा। तो इसका जो सबस्ट्रेट या फिर आप इसको रॉ मटेरियल बोलिए तो वो न्यूक्लियोटाइड ही है। अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी आएगा कहाँ से? अब एनर्जी देखिए आता कहाँ से? ये एनर्जी का जुगाड़ खुद ब खुद करता है। जैसे आपको पता है, मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा। अब राइबोज शुगर में उसके सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो वो डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ बात डीएनए की कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मैं डीऑक्सीराइबोज की बात कर रहा हूँ। अब डीऑक्सीराइबोज में से उसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ा होगा। अब इसको बोल देते हैं एडेनोसिन। क्योंकि डीएनए की बात है तो यहाँ पे डीऑक्सी एडेनोसिन हो जाएगा। अभी इसमें एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो यहाँ पे हम बोल देंगे डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसमें एक और फॉस्फेट जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे डीऑक्सी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें एक और डीएनए जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि डीएटीपी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो पूरा फॉर्म होता है ना, एक्चुअली आप देखेंगे तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन बेस, और जो शुगर होता है उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो ये जो पूरा फॉर्म होता है ना वो बेसिकली डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रहता है। अब जो दूसरा स्टेप होता है, अब यहाँ पे डीएनए डबल स्टैंडर्ड में होगा, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, और उसके अपोजिट में इसका उल्टा होगा 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड। अब होता क्या है कि एक हेलिकेज एंजाइम आता है। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इन दोनों स्टैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हेलिकेज एंजाइम बॉडी में से आता है, बॉडी अपने आप बनाता है इस हेलिकेज एंजाइम को, और इस दोनों स्टैंड को ब्रेक कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ देता है, और जैसे ही ये तोड़ेगा तो वापस से ये फिर से टेंशन क्रिएट ना होकर के फिर से ये गुत्था ना हो जाए डीएनए। इसलिए इसमें एक एसएसपी एंजाइम आता है। एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है तो आप इसको भूल भी सकते हैं। अब ये जो हेलिकेज एंजाइम है इसको ब्रेक करता जाएगा, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे जब आप किसी तार को पूरी तरह से खोलोगे ना तो आगे जा करके ना थोड़ा सा आप देखते जाओगे वहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होता है। तो उस टेंशन को रिलीज करने के लिए यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में जो होता है ना वहाँ पे होता है डीएनए गाइडेज एंजाइम, और यूकैरियोट्स में होता है टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। अब बस इतना याद रखो कि जब डीएनए का जो डबल है उसके बीच में जो AT और GC, AT के बीच में डबल बॉन्ड और GC के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने का काम जो करता है वो हेलिकेज एंजाइम करता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे ना तो वाई शेप फॉर्क बन जाएगा। अब जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे वाई शेप्ड बन जाएगा, एक फॉर्क कांटे टाइप का बन जाता है, तो वाई शेप्ड फॉर्क यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखिए एक ना ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, अब इसकी 2 दिक्कतें हैं। अब इस 2 दिक्कतों को पूरा करना है हमको। इसकी 2 शर्तें हैं बेसिकली। अब 2 शर्तें क्या है, ये कहता है कि मैं ना
पहले काम स्टार्ट नहीं करूंगा, डू नॉट स्टार्ट डी नोवो, पहला। और दूसरा, मैं जब भी रीड करूंगा ना डीएनए को, वो 3 to 5 रीड करूंगा। मैं 5 to 3 रहे, चाहे तुम्हारा 3 to 5 रहे तुम्हारा स्टैंड, मैं हमेशा जो रीड करूंगा वो 3 to 5 ही रीड करूंगा। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत आपको आगे समझ में आएगी यहाँ पे क्या हो रहा है। अब जैसे ही कि अब जो आरएनए प्राइमर एक आता है, अब जो पहला इसका है ना प्रॉब्लम कि मैं पहले स्टार्ट नहीं करूंगा, तो इसके लिए आरएनए प्राइमर एक लगा देते हैं। अब आरएनए प्राइमर इसके 3, अब चूंकि इसको जो स्टार्ट करना है ये हमेशा जो रीड करेगा वो 3 to 5 प्राइम एंड पे ही रीड करेगा, तो एक प्राइमर छोटा सा लगा देते हैं आरएनए का। और जैसे ही वहां पे एक आरएनए का लगाएंगे, ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाने लगता है। एक ए रहेगा तो टी बनेगा, जी रहेगा तो सी, टी ए टी जी सी करके ये बनाता जाएगा। ये कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो 3 to 5 रीड करता जा रहा है। और यहाँ पे एक लीडिंग स्टैंड इसको बोलते हैं, क्योंकि ये लीडर की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। इसको बेसिकली कंटिन्यूअस स्टैंड बोलते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू बढ़ता आगे जा रहा है। लेकिन इसके इस जिद पाने से एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। अब वो कौन सा प्रॉब्लम है, इसकी जिद है कि मैं हमेशा 3 to 5 प्राइम एंड ही रीड करूंगा। तब नीचे वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 to 5 ये करता जा रहा है। अब ऊपर वाला है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है और नया वहाँ पे रेप्लिकेशन होता जा रहा है, डबल स्टैंड वहाँ पे लगता जा रहा है। लेकिन नीचे आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये तो 3 to 5 चूंकि ये रीड कर रहा है, तो वो नीचे वाले में देखेंगे कि आप कि ये अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बार बार यहाँ पे प्राइमर यूज करना पड़ता है, इसलिए इसको लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे ना एक साइंटिस्ट थे ओकाजाकी, उन्होंने, अब चूंकि यहाँ पे बार बार यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोला जाता है। क्योंकि इसमें जो नया जो स्टैंड बनेगा ना वो टुकड़ों में रहेगा, इसलिए तो हमने बोला ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो इसको जोड़ने के लिए जो एंजाइम लगता है ना वो डीएनए लाइगेज एंजाइम लगता है। अब जैसे जैसे बनता चला जाएगा, अब देखेंगे कि पूरा एक डबल स्टैंड पूरा तैयार हो गया। ये जो एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर को जोड़ देता है, इतना फास्ट काम करते हैं और एक्यूरेट काम करता है। तो ये आपका तैयार हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली होता है डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इट मीन्स अगर हम कह सकते हैं इसको कि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। अब इसमें जो एंजाइम लगता है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डीएनए बनना है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, अब यहाँ पे आरएनए बनना है इसलिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब डीएनए से डीएनए बना था इसलिए वहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पे आरएनए तो बन रहा है इसलिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और चूंकि ये डीएनए से आरएनए बन रहा है इसलिए इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। लेक्चर 1 में मैंने पहले ही बता दिया था आपको, आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब कौन कौन से होते हैं आप लेक्चर 1 में जाकर देख लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी एक चीज समझनी पड़ेगी। अब जो आरएनए होता है ना वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब ऐसा क्या है कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, और अगर डबल स्टैंडर्ड होगा तो फिर क्या दिक्कतें आ सकती है। और जब भी अब दो यहाँ पे डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है और जो आरएनए बनेगा वो सिंगल स्टैंडर्ड बनेगा, तो कोई एक ही स्टैंडर्ड से ही ना नया आरएनए बनेगा। तो कौन सा स्टैंड होगा कि ऐसे ही हम कोई भी स्टैंड से बना सकते हैं नया आरएनए? नहीं। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम आपको भी समझाते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये जो डीएनए होता है दोनों स्टैंड ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, तो पहला जो स्टैंड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा और दूसरा स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। तो ये जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बना है ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, ये आपस में चिपक जाएंगे, तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। और इतिहास गवाह है डबल स्टैंडर्ड आरएनए से कभी भी प्रोटीन नहीं बन सकता। प्रोटीन जब भी बनेगा तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से ही बनेगा। इसलिए पहली बात तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का इशू आ जाता है। अब दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हमको कोई भी एक जीन से ना एक ही आरएनए चाहिए और एक ही प्रोटीन चाहिए, लेकिन अगर दोनों स्टैंड को पर के अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ जाएगा तो 2 टाइप का अमीनो एसिड बनने लगेगा। तो एक चीज के लिए 2 टाइप का अमीनो एसिड यानी कि 1 टाइप का प्रोटीन यानी कि 2 टाइप का प्रोटीन बनने लगेगा, तो दिक्कत होगी ना, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये काफी दिक्कतें पैदा होने लग जाएगी। इसलिए क्या होता है कि हमेशा ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होता है। कौन सा स्टैंड होगा जिससे बनेगा हमारा एमआरएनए, उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। उसके लिए आपको समझनी पड़ेगी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब एक आपको ट्रांसलेशन यूनिट भी आएगा, अब वो आगे आएगा जब हम लोग प्रोटीन बनाना सीखेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस सीखेंगे। आप यहाँ पे समझिए पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। अब पूरा एक डीएनए है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। कोई एक पोर्शन होगा, मान लीजिए एनसीईआरटी में जो फोटो दिया हुआ है मैं इसी का जिक्र करता हूँ, एक पूरा डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है। अब यहीं से हमको पर्टिकुलर जीन से एमआरएनए बनाना है और वहाँ से प्रोटीन बनाना है। ये जो पूरा जो डीएनए आपको बेसिकली हो गया वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गया। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जहाँ से बेसिकली बनना है
mRNA, उसको बोल देते हैं स्ट्रक्चरल जीन। अब जब भी स्ट्रक्चरल जीन होगा ना, अब कैसे पहचानेंगे कि ये स्ट्रक्चरल जीन ये पर्टिकुलर जगह है? तो जब भी स्ट्रक्चरल जीन होता है ना, उसके आगे में प्रमोटर्स होता है और उसके बाद में टर्मिनेटर्स होता है। अब चूंकि मैंने आपको बताया 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, और नीचे उसके उल्टे में होगा 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड, यानी कि उल्टा होता है। यहाँ पे जहाँ भी स्ट्रक्चरल जीन रहेगा वहाँ पे पहले उसके शुरुआत में आ जाएगा प्रोमोटर्स और लास्ट में आ जाएगा टर्मिनेटर्स। और जहाँ पे जो 5 प्राइम एंड होता है और जहाँ पे ये प्रमोटर्स लगे होते हैं, 5 प्राइम एंड और प्रमोटर जहाँ आपको दिख जाए ना, आप समझ लो वो कोडिंग स्ट्रैंड है। उसी का कॉपी बनाना है mRNA, उसी का कॉपी बनेगा, दिमाग उसी का लगेगा। अब फिर से आप समझिए इस चीज़ को कि जहाँ पे प्रमोटर्स होंगे और जहाँ पे 5 प्राइम एंड होंगे उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, उसको सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे। अब जो कोडिंग स्ट्रैंड की उल्टा, यानी कि जो उल्टा वाला है, यानी कि अपोजिट में है, उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली कोडिंग स्ट्रैंड से ही बनना है हमारा कॉपी, उसका कॉपी बनेगा बेसिकली mRNA। उसका कॉपी बनने के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना देंगे तो उसका कॉपी बन जाएगा ना। बस फर्क इतना रहेगा कि थायमिन के बदले में यूरेसिल आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आरएनए में थायमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये काफी इंपोर्टेंट एंजाइम होता है। हमने देखा था जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था तो दोनों जो स्ट्रैंड था उन दोनों को तोड़ने के लिए, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हेलिकेज एंजाइम आया था। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, ये 2021 के नीट में क्वेश्चन भी आया था, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वहां पे जो दोनों स्ट्रैंड है उनके बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ने का काम जो करता है वो आरएनए पॉलीमरेज खुद करता है। यहाँ पे कोई हेलिकेज एंजाइम नहीं आता है, और साथ ही साथ आरएनए का पॉलीमराइजेशन भी करता है, यानी कि आरएनए बनाता भी, आरएनए का सिंथेसिस भी करता है। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का दो काम आ जाता है, यानी कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसका पूरा नाम है। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे दो और फैक्टर मिलेंगे, एक मिलेगा आपको सिग्मा फैक्टर और दूसरा मिलेगा यहाँ पे आपको रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर को इनिशिएटर फैक्टर भी बोलते हैं और रो फैक्टर को टर्मिनेशन फैक्टर भी बोलते हैं। अब हम पहले समझते हैं कि एक्चुअली जो आरएनए बनता है वो यूकैरियोट्स में ही बनेगा और प्रोकैरियोट्स में ही बनेगा। पहले हम लोग समझते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा आसान है ये, तो इसको पहले जल्दी समझ लेते हैं। अब जैसे कि एनसीईआरटी का पिक्चर देख पा रहे होंगे तो आप इसको गौर से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो होगा। पहला इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा और टर्मिनेशन होगा। पहले हम इनिशिएशन समझते हैं। यहाँ पे आपको पूरा डीएनए दिख रहा है, 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड, इसके अपोजिट में मिल जाएगा। सबसे पहले क्या खोजेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर जिनके पास प्रमोटर्स होगा। अब जैसे ही प्रमोटर्स आएगा वहाँ पे सिग्मा फैक्टर्स ऐड हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्चुअली यही आरएनए का सिंथेसिस करेगा ना, ये एंजाइम क्या करता है, सिग्मा फैक्टर्स के साथ अटैच हो जाता है, और जैसे ही अटैच होता है आरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, आरएनए किसका कॉपी बनाएगा? ये कोडिंग स्ट्रैंड का कॉपी बनाएगा। उसके लिए इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बनाना पड़ेगा, और ये कंटिन्यू उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाता जाता है, बनाता जाता है। और जैसे ही सिग्मा, इसको बोलते हैं इलोंगेशन फेज, जहां पे आरएनए बिल्कुल बन रहा है, और लास्ट में आता है टर्मिनेशन फेज। तो ये आपकी बात हो जाती है प्रोकैरियोट्स में। अब हम लोग समझते हैं यूकैरियोट्स में कैसा होता है। सेम चीज फॉलो होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। लेकिन होता क्या है ना कि जब यूकैरियोट्स में जब नया आरएनए बनता है, एक्चुअली वो इनमेच्योर होता है, इसलिए इसको HNmRNA भी बोलते हैं, यानी कि हेट्रोजीनस है ये, यानी कि ये बिल्कुल तरह से इमेच्योर है, पूरी तरह से बना नहीं है। अब इसको मेच्योर करना पड़ेगा। अब इस इमेच्योर आरएनए को प्राइमरी ट्रांसक्रिप्टेज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और सीखिए। बेसिकली क्या होता है, जब प्रोकैरियोट्स में ना जो mRNA होता है उसमें सारा का सारा एक्सॉन होता है, एक्सॉन। एक्सॉन का काम क्या होता है, ये फंक्शनल होता है, यही कोडिंग करता है, ये फंक्शनल का काम करता है। लेकिन ये जो यूकैरियोट्स होते हैं इसके पूरे mRNA में ना ये जो इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन दोनों होता है। एक्सॉन तो फंक्शनल होता है लेकिन इंट्रॉन का कोई काम नहीं होता है, ये बेकार का है। अब ये बेकार का है तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन को स्प्लाइसिंग कहा जाता है, इसमें स्प्लाइसोसोम का रोल आता है। अब देखिए यहाँ पे ना 3 चीज़ें होंगी। पहला तो स्प्लाइसिंग होगा, यानी कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन होगा, और जब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन होगा तो फिर से एक्सॉन उसके जगह पे डालना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम लगेगा। स्प्लाइसिंग का काम खत्म हो गया। अब चूंकि ये सारा काम जो हो रहा है वो न्यूक्लियस में हो रहा है। देखिए याद रखिए, प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, बट अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की तो ये न्यूक्लियस में होता है सारा का सारा ट्रांसक्रिप्शन। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है ना कि जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता जाता है वैसे वैसे प्रोटीन का सिंथेसिस भी होना शुरू हो जाता है, यानी कि ट्रांसलेशन भी साथ साथ होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में पहले हो जाता है इनमेच्योर से फिर मॉडिफाई होकर के मेच्योर बनता है, फिर ये वापस इसको जाना पड़ता है साइटोप्लाज्म में फ्रॉम न्यूक्लियस। तो इसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो स्टेबिलिटी के लिए इसकी कैपिंग करनी पड़ती है। अब ये कैपिंग क्या होता है, ये हमेशा 5 प्राइम एंड पे लगेगा और इसमें टेलिंग भी करना पड़ता है।
वो हमेशा 3 प्राइम एंड पे लगेगा। याद रखिएगा, कैपिंग होगा 5 प्राइम एंड पे और जो टेलिंग होगा वो 3 प्राइम एंड पे होगा। अब इसमें जो कैपिंग बेसिकली होता है, कैपिंग में होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो टेल होता है वो टेल में होता है 200 से 300 पॉली एडेनाइलेशन हो जाता है, जिसको एडिनिलेट भी कहा जाता है। ये हमेशा 3 प्राइम एंड पे होता है, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो इस तरीके से फिर से ये पूरा का पूरा इनमेच्योर से पूरी तरीके से बन जाता है मेच्योर आरएनए, यानी कि मेच्योर आरएनए में आपको स्प्लाइसिंग का घटना मिलेगा, कैपिंग मिलेगा और टेलिंग मिलेगा। तो ये पूरी बात हो गई आपकी ट्रांसक्रिप्शन की। अब हम लोग समझते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। अब चूंकि क्या है कि अब हम लोगों को समझना है ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस, लेकिन उससे पहले हम लोगों को जेनेटिक कोड को समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक जेनेटिक कोड समझ में नहीं आएगा ट्रांसलेशन आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये जेनेटिक कोड जो होता है ना, बेसिकली जो mRNA होता है ना, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, इसमें कुछ कोड होता है, और उस कोड का यूज करके फिर जाकर के प्रोटीन बनाया जाता है, अमीनो एसिड बनाया जाता है। बेसिकली ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये 3 न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू 1 कोडोन, यानी कि एक जो कोडोन होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के बना होता है, एक कोडोन मिल करके एक अमीनो एसिड बनाता है। सबसे पहले बात जो इस बात को बताया था वो जॉर्ज गैमो ने बताया था, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बताया था सबसे पहली बार कि 20 अमीनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन बनाता है, 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, और ये जो कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ रहता है। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर देखें आपके सामने अगर 30 न्यूक्लियोटाइड दे दिया जाए और आपको बताया जाए कि यहाँ पे कितने कोडोन बनेंगे, तो यहाँ पे आपको 10 कोडोन बनेंगे, क्योंकि ट्रिपलेट होता है ना ये, क्योंकि 30/3 इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे 10 आपको कोडोन बन के तैयार हो जाएगा। कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं इस कोडोन के। अब वो कौन सा फीचर्स होता है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये ना एक्चुअली स्पेसिफिक होता है। अब स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जैसे कि AUG है, ये मिथ्यूनिन के लिए कोड करता है, तो ये फिक्स है, स्पेसिफिक है। AUG जब भी आएगा वो मिथ्यूनिन ही बनाएगा। अब जो एक होता है ये ट्रिपलेट होता है, साथ ही साथ ये कोमालेस होता है, यानी कोमालेस मतलब ऐसा नहीं कि AUG, AAA, GGG, ऐसा नहीं होता। AUG, GAA, CTT, GGG कंटिन्यू लगा रहेगा। अब ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि अगर AUG मिथ्यूनिन के लिए इंसान में कोड कर रहा है तो बैक्टीरिया में भी यही अमीनो एसिड बनेगा, मिथ्यूनिन अमीनो एसिड ही बनाएगा। और ये डुअल और डिजेनरेसी होता है। डिजेनरेसी का मतलब होता है ये जो AUG होता है ना, ये इनिशिएटर कोडोन भी होता है, मतलब कि इनिशिएट सबसे पहले यहीं से होता है, और बेसिकली मिथ्यूनिन अमीनो एसिड के लिए भी काम करता है, यानी कि इसका 2 नेचर है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 1 अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, इसी को बोलते हैं डिजेनरेसी, यानी कि इसका डुअल नेचर है। और नो ओवरलैपिंग, यानी कि इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, यानी कि AUG AT है तो ऐसा नहीं है कि AUG है फिर GAT आ जाएगा, ऐसा नहीं। AUG अलग, फिर AA अलग, फिर इसमें AAA अलग, पूरा अलग अलग आएगा। अब तो एक होता है इनिशिएटर कोडोन, जो हमेशा AUG यानी कि मिथ्यूनिन होता है, हमेशा जब भी स्टार्ट होगा ना प्रोटीन बनना, यानी कि अमीनो एसिड बनना, तो ये यहीं से स्टार्ट होगा। अब क्या होता है, एक स्टॉप कोडोन भी आता है। अब लोगों को पता होना चाहिए ना कि अब हमको यहाँ पे जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो रोकना है, उसी को स्टॉप कोडोन बोलते हैं। वो होता है UAA, फिर UGA और UAG को स्टॉप कोडोन बोलते हैं, यानी कि 3 टाइप के आपको कोडोन मिल जाएंगे स्टॉप कोडोन। वो होगा UAA, UAG और UGA। अब देखिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, ये जो कोडोन होता है वो ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। इसको सबसे पहली बार अरविंद खुराना जी ने बताया था, इसका एक्सपेरिमेंट करके बताया था। उन्होंने क्या किया था, आर्टिफिशियली RNA बेसिकली जो प्रोटीन का सिंथेसिस किया था। अब जब ये कर रहे होंगे तो उनके पास कोई ना कोई सेल फ्री सिस्टम चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर तो ऐसा एक्सपेरिमेंट वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम नीरन वर्ग था, उन्होंने ही सेल फ्री सिस्टम प्रोवाइड करवाया था अरविंद खुराना जी को। अब तीसरा इसमें आता है, इसमें इंजाइम भी तो लगेगा। अभी जो इंजाइम लगेगा उसके लिए जो साइंटिस्ट दिए थे वो सेवरो ओकवा जी ने दिया था। बेसिकली ओकवा जी ने ही पूरा इंजाइम दिया था। इंजाइम इज यूज टू पॉलीमरेज RNA विथ डिफाइंड सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ठीक है, तो ये जो दिया था, ये 3 साइंटिस्ट का नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे। एक ओकवा जी, इन्होंने क्या दिया था, इंजाइम बना के दिया था। नीरन वर्ग जी ने सेल फ्री सिस्टम बना के दिया था, और जो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट किया था वो अरविंद खुराना जी ने किया था। अब यहाँ पे आपको एक और टॉपिक समझना है, जीन म्यूटेशन के बारे में। अब ये जीन म्यूटेशन क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ना जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन बेसिकली इसमें आएगा। अब ग्रॉस म्यूटेशन आपको इससे पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ा दिया गया होगा, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लेंगे। जो पॉइंट म्यूटेशन होगा वो 2 टाइप का होगा, एक सब्स्टिट्यूट होगा और एक फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट 2 टाइप का होगा, एक ट्रांजिशन और एक ट्रांसवर्जन। और सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, उसके बदले में आप देखते होंगे, जाते होंगे किसी दवाई दुकान में कोई दवाई लेने के लिए,
तो अगर उस कंपनी का दवाई नहीं मिलता है ना, सेम मॉलिक्यूल रहता है, तो आप बोल देते हैं इसका कोई सब्स्टिट्यूट दे दो, यानी कि उसके बदले में कोई दे दो। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट आएगा बेसिकली दो टाइप का हो जाएगा। एक तो ट्रांजिशन आएगा, ट्रांजिशन मतलब प्यूरिन के बदले प्यूरिन आ गया। मान लीजिए कंटिन्यू mRNA में TCA पूरा लगा हुआ है, अगर प्यूरिन के बदले में प्यूरिन आ गया, यानी कि एडेनाइन के बदले में अगर गोनाइन आ गया, तो उसी को बोल देते हैं प्यूरिन के बदले प्यूरिन, या फिर पिरामिडिन के बदले पिरामिडिन आ गया तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। और एक होता है ट्रांसवर्जन, अब यहाँ पे प्यूरिन के बदले पिरामिडिन आ जाएगा तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सन। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट लेवल की बात। अब जीन म्यूटेशन में दूसरा आता है फ्रेम शिफ्ट। अब इस फ्रेम शिफ्ट में पूरा का पूरा जो होगा ना, न्यूक्लियोटाइड ही चेंज हो जाता है। इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो एडिशन होगा या फिर डिलीशन होगा, इन विच 1 or 2 बेसिस चेंज द रीडिंग फ्रेम। बेसिकली इसमें आपको जीन म्यूटेशन में इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक इस लेक्चर 2 का, वो होगा हमारा ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन समझने के लिए आप एक चीज़ को समझिए। अब ट्रांसलेशन बोलते किसको है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है बेसिकली आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मीन्स अगर आप देखेंगे तो कोई भी प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन के बीच कैसे बनता है? प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनता है, और दो अमीनो एसिड के बीच हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलीपेप्टाइड बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तब जाकर के प्रोटीन बनेगा। और ये कहाँ बनेगा? ये हमेशा साइटोप्लाज्म में ही बनेगा, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो। अब ये कैसे बनता है आप इसको एक समझ लीजिए। अब देखिए होता क्या है ना कि सबसे पहले जैसे कि डीएनए एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड चूंकि सबस्ट्रेट है, चूंकि वो आपका रॉ मटेरियल है, तो उसका एक्टिवेशन होगा। तो यहाँ भी इसका एक्टिवेशन होगा, यानी कि यहाँ पे आपका अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होगा। अब चूंकि वहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए काफ़ी एनर्जी लगी थी, यहाँ भी बॉन्ड बनाने के लिए काफ़ी एनर्जी लगेगी। अब इस एनर्जी का जुगाड़ ये खुद करता है। बहुत सारे एटीपी रहते हैं तो उस एटीपी के साथ जुड़ जाता है, और इसमें एंजाइम, हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। यानी कि आपका एक अमीनो एसिड और उसके साथ एटीपी एक्चुअली फॉस्फेट, दो फॉस्फेट टूटता है, और उस फॉस्फेट से जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी से ये जो बेसिकली जो एडीपी है और जो आपका अमीनो एसिड है ये जुड़ जाते हैं, और जो इसका जो स्पेसिफिक एंजाइम है वो तीनों मिलकर के बेसिकली एटीपी, एक्चुअली फॉस्फेट टूट गया तो एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और अमीनो एसिड और एंजाइम ये मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप जो बेसिकली होता है, इसमें बेसिकली अमीनो एसाइलेशन होता है ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए कोई एडेप्टर आरएनए बोलते हैं, या फिर इसको सोल्यूबल आरएनए ही बोलते हैं। तो यानी कि अभी जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बना के दिखाया, अमीनो एसिड एएमपी प्लस एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसके साथ टीआरएनए जुड़ जाता है। टीआरएनए जुड़ करके और बना लेता है टीआरएनए प्लस अमीनो एसिड। अब ये कैसे बनाएगा? अब एमआरएनए है, अब वहाँ बहुत सारा आपका कोडोन लगा हुआ है, तो ये एयूजी को सबसे पहली बार पढ़ेगा। जैसे ही पढ़ेगा ना तो इसको ये समझ में आएगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमको बनाना है, यानी कि एयूजी का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा यूएसी होगा। तो जैसे ही यूएसी अब खोजना शुरू कर देगा कि यूएसी वाला कौन सा एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, और ये जो टीआरएनए है ये उसी कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाएगा। टीआरएनए प्लस अमीनो एसिड ये दोनों मिल जाते हैं, इसी को तो अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए बोलते हैं। एनसीईआरटी ने पिक्चर ही बनाया हुआ है। ये पूरा का पूरा एमआरएनए है। अब एयूजी जहाँ रहेगा वहाँ सबसे पहले क्या होगा कि एक स्मॉल सब यूनिट अटैच हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला जो काम होता है वो स्मॉल सब यूनिट, जो राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट है वो अटैच हो जाता है, और जैसे ही ये अटैच होता है तो टीआरएनए यहाँ पे आकर के अटैच हो जाता है, यानी कि एयूजी के साथ ही अटैच हो जाएगा। अब जाकर के फिर से एक लार्जर सब यूनिट, यानी कि राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट फिर से आकर के जुड़ता है। यानी कि सबसे पहले जो होता है वो होता है जो राइबोसोम का जो स्मॉल यूनिट है वो आकर के अटैच होता है, फिर इसमें टीआरएनए आकर के अटैच होगा, यानी कि एडेप्टर आरएनए यहाँ के अटैच होगा, फिर बाद में जाकर के लार्जर सब यूनिट अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे टीआरएनए अटैच होता है उसको पी साइट बोलते हैं, और जो उसके आगे वाला है उसको, जैसे कि आगे वाला जो होगा उसको ए साइट बोलते हैं, और जो सबसे जो पहले वाला होगा जो लेफ्ट साइड में उसको ई साइट बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट में बनाया हुआ है, आप नोट को जैसे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ आपको यहाँ पे पूरा एमआरएनए दिखेगा, एयूजी, जीजीजी, एएए, यूएए। तो सबसे पहले जो स्मॉल सब यूनिट यानी कि रेड कलर वाला जो है स्मॉल सब यूनिट जुड़ता है। अब जुड़ने के बाद फिर ये जो टीआरएनए है ये आकर के जुड़ता है, फिर जाकर के बाद फिर जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है लार्जर सब यूनिट आकर के जुड़ जाता है। अब ये जो टीआरएनए जुड़ा है इसी को पी साइट बोलते हैं, और ए वाले उसके बगल वाले राइट साइड को ए साइट बोलते हैं। ये जो नेक्स्ट टीआरएनए इसमें जुड़ा है, यानी कि पी साइट के बाद फिर से नया टीआरएनए जुड़ेगा, उसको ए साइट बोलेंगे। यानी कि पहले पी साइट आएगा फिर उसके बाद ए साइट आएगा, और जो लेफ्ट साइड में आपको एग्जिट साइट दिखेगा। अब ये जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर से बना हुआ है, ये पी साइट और ए साइट के बीच में जो टीआरएनए है इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, और ये कंटिन्यू शिफ्ट होता जाएगा। यानी कि ये जो स्मॉल सब यूनिट है पहले यू जुड़ेगा,
फिर अगला टीआरएनए आएगा, फिर लार्जर सब यूनिट जुड़ेगा और ये कंटिन्यू मूव करता चला जाएगा, करता चला जाएगा और अमीनो एसिड जोड़ता जाएगा और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाता जाएगा और इस तरीके से पूरा का प्रोटीन बनकर तैयार हो जाता है। अब इससे जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। अब लेक्चर 3 में मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दूंगा, तो फिर मिलते हैं लेक्चर 3 में।